हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्टअप का चैप्टर कर रहे थे गाइस। कल हमने इस चैप्टर में देखा था स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या बेनिफिट स्टार्टअप को अवेलेबल है, प्रोसीजर क्या है स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन का, एंड देन टैक्स एग्जम्पशंस क्या क्या मिलते हैं स्टार्टअप्स को। ओके, आज हमें छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट करना है इससे रिलेटेड, कंपनी लॉ के एग्जम्पशंस क्या है स्टार्टअप को लेके, और स्टार्टअप्स को फंडिंग कैसे मिलती है। ये कुछ टॉपिक्स हमको आज के लेक्चर में फिनिश करने हैं। देखिए, कंपनी लॉ एग्जाम्पशंस टू स्टार्टअप। मीनिंग ऑफ स्टार्टअप कंपनी। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्टअप कंपनी कौन सी होती है, देखिए। स्टार्टअप कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द कंपनीज एक्ट 1956 एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप इन अकॉर्डिंग्स विद द नोटिफिकेशन इशूड बाय DIPP। ओके, स्टार्टअप कंपनीज एक्ट वो कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। कंपनीज एक्ट एज ए प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, और उसको जो है स्टार्टअप एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया गया है, जो नोटिफिकेशन दिया है DIPP, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अकॉर्डिंग। ओके, वो जो है स्टार्टअप कंपनी मानी जाएगी अंडर कंपनीज एक्ट। देन कुछ बातें दी हमको, देखिए। एन अमाउंट ऑफ ₹25 लाख और मोर रिसीव्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी इन अ सिंगल ट्रांच फ्रॉम वन सिंगल पर्सन शेल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। किसी भी स्टार्टअप कंपनी को अगर एक बार में एक साथ में किसी सिंगल पर्सन से जो है 25 लाख रुपए मिलते हैं तो उसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, जनरली ऐसा नहीं होता है, उसको डिपॉजिट जो है डिपॉजिट ट्रीट किया जाता है। लेकिन किसी स्टार्टअप को सिंगल ट्रांच में एक ही बार में सिंगल पर्सन से 25 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का पैसा मिले तो उसको डिपॉजिट नहीं ट्रीट करते हैं। ओके, देन जो डिपॉजिट के प्रोविजंस होते हैं क्लॉज A to E सेक्शन 73 के अंदर, वो जो है स्टार्टअप कंपनी पे 5 ईयर्स तक के लिए अप्लाई नहीं होते। शैल नॉट अप्लाई टू अ स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। स्टार्टअप के लिए वो डिपॉजिट्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, then upper limit on the acceptance of deposit has been enhanced to 35% of net worth। ओके, पहले 25% तक थी अपर लिमिट डिपॉजिट्स की एक्सेप्टेंस की, अभी डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस को अपर लिमिट डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस की अपर लिमिट को कितना बढ़ा दिया है, 35% कर दिया है एज नेट वर्थ का। ओके, स्टार्टअप कंपनीज अपनी नेट वर्थ का 35% तक जो है अब डिपॉजिट्स ले सकते हैं। स्टार्टअप्स कंपनी को ये ऑप्शन भी है कि वो लोग जो है स्टॉक ऑप्शंस जो है वो अपने इशू कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो जो है ना सेंस ऑफ एलिवेशन फील करें। ओके, अपने प्रमोटर्स का वर्किंग एज एम्प्लॉयज जो भी उनके प्रमोटर्स हैं उनको जो है स्टॉक ऑप्शन स्कीम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ना इशू कर सकते हैं। देन लिमिट्स विद रिगार्ड टू सेट इक्विटी शेयर्स जो है 50% ऑफ पेड अप कैपिटल हो गई है। स्टार्टअप कंपनी कितने सेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, अपनी पेड अप कैपिटल के 50% तक जो है वो लोग जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। क्या बोला है गाइस, द लिमिट्स विद रिगार्ड टू सेवरल स्वेट इक्विटी शेयर्स कितना कर दिया, 50% कर दिया पेड अप कैपिटल का, पहले ही 25% थे। ओके, देन एनुअल रिटर्न ऑफ स्टार्टअप कंपनी में भी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी का डायरेक्टर भी एनुअल रिटर्न साइन कर सकता है। तो स्टार्टअप कंपनी का एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी CS जो आप लोग हैं बनने वाले हैं, और अगर नहीं तो फिर कंपनी का डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। ओके, for startups convening at least one meeting of the board of directors in each half of a calendar year with the gap between two meeting of not less than 90 days is sufficient to meet the requirement of frequency of board meeting। startups को अपनी board meeting कैसे करनी पड़ेगी, at least one meeting of the board of directors in each half of a calendar year। हर साल जो है हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में उनको एटलीस्ट एक मीटिंग करनी है, और 2 मीटिंग्स के बीच में जो है with the gap between the two meetings of not less than 90 days। मिनिमम 90 डेज का गैप जो है दोनों मीटिंग्स में होना चाहिए। ओके, 90 डेज से कम में आप वापस मीटिंग नहीं कर सकते विद द गैप बिटवीन द टू मीटिंग्स ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज। ओके, तो हर साल में हर हाफ कैलेंडर ईयर में जो है एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग से मुझे मिनिमम 90 डेज का गैप जो है स्टार्टअप्स में होना चाहिए। ओके, ये तो हो गई मीटिंग की बात। एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा, CS साइन करेगा, CS नहीं तो डायरेक्टर साइन करेगा। कितने शेयर इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, पेड अप कैपिटल के 50%, कितने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी इशू कर सकते हैं। देन एक्सेप्टेंस के डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस की अपर लिमिट क्या है, 35% नेटवर्थ का। देन जो डिपॉजिट के क्लॉज है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे स्टार्टअप कंपनी में, और अगर किसी बंदे से एक बार में एक साथ में
कंपनी को 25 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है 25 लाख रुपए उससे ज़्यादा मिलते हैं तो उनको डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। और स्टार्टअप कंपनीज कौन सी होगी? जो एज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, और जिसको जो है एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया गया है DIPP के नोटिफिकेशंस के अंदर। DIPP बोले तो इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए, ये कंपनीज एक्ट को लेके स्टार्टअप्स की बात थी। ओके, देन प्रोसीजर टू स्टार्टअप आप लोग स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग ने पहले देख लिया था, वो ऑनलाइन है सारी चीज़ें। एक बार फिर से देखते हैं। रजिस्ट्रेशन बिजनेस विद स्टार्टअप इंडिया कैसे होगा? अपलोड एन ऑनलाइन फॉर्म विद ऑल रिक्विजिट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल बताए थे उसके ऊपर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने आजकल ऑनलाइन कर दी है। ये www.startupindia.gov.in जो है, यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाके जो है आप लोग सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप लोग? हमने पहले पढ़ा था ऊपर, कुछ रिकमेंडेशंस लेटर होंगे, ठीक है ना, इंक्यूबेटर्स के रिकमेंडेशंस होंगे, देन लेटर ऑफ फंडिंग होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस होगा और ब्रीफ डिस्कशन होगा अपने बिजनेस के बारे में। जो ऊपर पढ़ा था सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है। ओके, टैक्स बेनिफिट अवेल करने हैं तो आपको IMB से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देन सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। जो भी स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं उनको कुछ सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या सेल्फ सर्टिफिकेशन है? देखिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स, इन पर्टिकुलर डिटेल्स आपको ये पर्टिकुलर डिटेल्स जो है आपको सेल्फ सर्टिफाई करनी पड़ेगी। क्या है? द बिजनेस इज रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आपने जो है अपना स्टार्टअप बिजनेस है वो कैसे रजिस्टर किया है, किस फॉर्म में रजिस्टर कराया आपने एंटिटी को? या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या LLP है। ओके, द बिजनेस इज इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया नॉट बिफोर 5 ईयर्स। अभी 5 साल ही हुए हैं आपको अपना बिजनेस रजिस्टर किए, तभी आपको जो है स्टार्टअप का ना टैग मिलेगा। ओके, टर्नओवर इज लेस देन 25 करोड़ रुपीज पर ईयर। आपको स्टार्टअप कब माना जाएगा? जब आपका टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर कम होगा। ये सारी चीजें आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करके देनी है। ओके, इनोवेशन होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, एंड देन आपने अपना बिजनेस जो है दूसरे पुराने बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिटअप और रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं किया। ओके, ये सारी चीजें जो है आपको सेल्फ सर्टिफाई करनी है। ओके, देन अगर ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे ना गाइस तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। देखिए, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन और अप्लाइंग यू विल बी अलॉटेड विद अ यूनिक रिकॉग्निशन नंबर। हमने पहले पढ़ा था, आपको एक यूनिक रिकॉग्निशन नंबर मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन विल बी इशूड आफ्टर गोइंग टू द डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में आपको जो है रिकॉग्निशन नंबर दे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्टार्टअप्स के लिए देखने हैं। पर्टिकुलर चीजें आप लोगों को है ना सेल्फ सर्टिफिकेशन करनी है, ध्यान आ गया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टार्टअप्स के लिए? देखिए, चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप। जब भी आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, या जो भी किसी भी फॉर्म में अगर आप स्टार्टअप देख रहे हैं तो आपको लीगल स्ट्रक्चर करेक्ट देखना पड़ेगा। लीगल स्ट्रक्चर कैसा होगा गाइस? 3 ऑप्शन है हमारे पास में, या तो कंपनी बना लो प्राइवेट लिमिटेड, या LLP बना लो, या पार्टनरशिप फर्म बना लो। अब ये बातें किस पे डिपेंड करेगी कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, कौन सी नेचर ऑफ एक्टिविटीज आपके ऊपर हैं। ये सारी बातें देख करके ही आप पता लगा पाए, क्योंकि पता लगा पाओगे कि आपको कैसा लीगल स्ट्रक्चर देखना है। देखिए, it depends upon the nature and sector of business operations, regulatory and tax consider, cost of formation, ongoing administration, external capital requirement and type of funding। इन सारी बातों पर डिपेंड करेगा कि आपका स्टार्टअप का लीगल स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए। प्रिफर्ड एंटिटी स्ट्रक्चर फॉर स्टार्टअप इन इंडिया आर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जनरली इंडिया में स्टार्टअप कौन से फॉर्म में होती है? या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में होती है या LLP के फॉर्म में होती है। जितना मैंने हाईलाइट किया है ना गाइज आपके नोट्स के अंदर, उतना ही लिखेंगे तो काफ़ी होगा। आपको बाकी की पंचायत लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइज, सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है आपको पंचायत लिखने की। बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपके मॉड्यूल के अंदर, आपके नोट्स के अंदर, जिस भी जो है ना हमारे जो नोट्स हैं, क्योंकि आपके कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग के लिए नोट्स होते हैं गाइस। टू दी पॉइंट जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया, जो हाईलाइट करके दिया, एग्जाम्स के लिए वो चीज़ सफिशिएंट है। ओके, नोट्स थोड़े लेंदी इसलिए होता है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग आप कभी करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई पॉइंट आपको बाद में रिवीजन के टाइम पे समझ नहीं आया तो आप पूरा पर्टिकुलरली एक चीज का ना लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। इस हिसाब से नोट्स भी ड्राफ्ट किए जाते हैं, हम लोग इस हिसाब से नोट्स ड्राफ्ट करते हैं आप लोगों के लिए। पर टू दी पॉइंट जितना मैंने हाईलाइट किया उतना लिख के आएंगे एग्जाम में तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, चलिए समझ में आ गया। लीगल स्ट्रक्चर चूज करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपका बिजनेस कैसा है, कौन से सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, आपका टैक्स कंसिडरेशन कितना है, आपके बिजनेस की लगने वाली कॉस्ट कितनी है, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है और कैसी कैसी फंडिंग आपको चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जो है आप अपना कंपनी का, अपने स्टार्टअप का लीगल स्ट्रक्चर देखेंगे। और इंडिया में प्रिफर्ड लीगल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से किस फॉर्म में स्टार्टअप स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP के फॉर्म में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस, कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको लेने पड़ेंगे, वो बहुत ही
ज़रूरी होते हैं आपके बिजनेस के लिए, जैसे पैन चाहिए आपको, टैन चाहिए, वैट रजिस्ट्रेशन चाहिए, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये सब आपको चाहिए। और ये सब किससे डिपेंड करेगा, आपका बिजनेस कैसा है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी है, जैसा बिजनेस होगा वैसे लाइसेंस रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ओके, पैन, टैन, वैट, सर्विस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब तो चाहिए ही होता है। फाउंडर इक्विटी, फाउंडर इक्विटी का मतलब क्या होता है? Founder equity should be split amongst founders based on the nature of role played by each founder along with their time, effort and capital contribution to the startup. फाउंडर इक्विटी का मतलब क्या है? फाउंडर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को, जो अपने स्टार्टअप्स को फॉर्म करते हैं, जो एंटिटी को फॉर्म करते हैं, वो लोग कैसा इक्विटी, कितना कंट्रीब्यूशन लगाएंगे, कितना पैसा लगाएंगे, ये बात किस पे डिपेंड होती है कि भैया कौन कैसा जो है कंट्रीब्यूशन करता है, कौन कितना टाइम लगाता है, कौन कितना एफर्ट्स डालता है, और कैसा बंदा कौन रोल प्ले कर रहा है। इन सारी चीज़ों को जो है स्प्लिटअप कर दिया जाता है अलग अलग फाउंडर्स के अंदर। ओके, देन थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स। स्टार्टअप्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप लोग थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स करते हैं ना, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दैट ऑल द राइट्स टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शैल वेस्ट एंड ओन बाय द स्टार्टअप एंड द थर्ड पार्टी शैल नॉट स्टेक एनी क्लेम ऑन द सेम। जो भी आपके आईपीआरस हैं गाइस, स्टार्टअप्स के जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो भी पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है, उसको एक्चुअली ओन कौन करेगा? स्टार्टअप्स करेगा, और थर्ड पार्टी के पास इनका कोई भी क्लेम नहीं होगा। जब भी स्टार्टअप्स थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स करें, किसी और के साथ में एग्रीमेंट्स करें, तो इनको बात ध्यान रखनी है कि जो भी आईपीआर है उस पर ओनरशिप स्टार्टअप्स का रहेगा, थर्ड पार्टी का उसमें कोई भी स्टेक नहीं होगा। ओके, clauses related to breach, termination and dispute resolution should be well negotiated and captured in the third party agreement। जब भी आप थर्ड पार्टी एग्रीमेंट बना रहे हो तो उसमें ये क्लॉजेस डालना कि अगर ब्रीच होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई टर्मिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर कोई डिस्प्यूट आएगा तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स में डालेंगे। ये स्टार्टअप्स के ऊपर एक जिम्मेदारी टाइप्स होता है। ओके, तो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स में आप लोगों को क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो आईपीआर का सारा जो है ओनरशिप वो स्टार्टअप्स के पास होगा, थर्ड पार्टी उस पर क्लेम नहीं करेगी। और आप लोग जो भी थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स करेंगे उसके अंदर पर्टिकुलर क्लॉज कौन से डालेंगे? ब्रीच को लेके कुछ चीज़ है तो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हुआ है तो, या फिर डिस्प्यूट को लेके कुछ रिजोल्यूशन सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए। ओके, इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करते वक्त। आप लोग बोले तो स्टार्टअप्स। समझ आ रहा है गाइस यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे स्टार्टअप्स? देखिए, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग अ स्टार्टअप टू रेज कैपिटल फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ। अभी स्टार्टअप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भैया पैसा कहाँ से लाएं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, कैसे अपनी ग्रोथ करें, हमको कहाँ से कैपिटल मिल सकती है। ओके, तो जो है ये एंजल फंडिंग वाले अभी हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग फंड वाले जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये लोग स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। प्रॉपर लीगल एडवाइस वाइल नेगोशिएटिंग द डील टर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर। आप जब भी इन्वेस्टमेंट कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई आपके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसके लिए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल एडवाइस जो है आप लोग ले लेंगे, ताकि जिससे आपका इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स के राइट्स जो है दोनों प्रोटेक्ट होंगे। ओके, then employment contracts. A number of clauses may be inserted to safeguard and protect the interests of the startup, such as stopping employees from setting up competing entities, okay, poaching other employees, clients and customers, preventing employees from claiming any intellectual property right on the work done developed during the course of employment। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी आपके स्टार्टअप्स में बंदे जो भी काम कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट में है ना आपके स्टार्टअप्स में, उनके साथ में जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जो है आप ही की कंपनी के एम्प्लॉयज जो है आप ही के सामने कोई कॉम्पिटिटिव एंटिटी नहीं खोलते हैं। जैसा आपका काम है उसी से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एंटिटी नहीं खोलते ये लोग। ओके, वो जो है आपके कस्टमर्स को, आपके क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करेंगे वो एम्प्लॉयज। ओके, और दूसरा आप अपने एम्प्लॉयज पे ये भी रोक लगाएंगे कि जो भी ड्यूरिंग द काम के टाइम पे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हुए हैं उसके ऊपर कोई अपना क्लेम वो लोग नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ गया? तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बातें ध्यान रखना कि एक तो वो आपके क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करेंगे, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे अपना क्लेम नहीं करेंगे, और तीसरा जो है क्या करेंगे आप लोग, वो आपके कॉम्पिटिटिव एंटिटी, आपके साथ में कॉम्पिटिटिव एंटिटी सेटअप नहीं करेंगे। ओके, ये स्टार्टअप्स के इंटरेस्ट में होता है। क्यों करी गई है? टू सेफगार्ड द प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स के इंटरेस्ट को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बातें हैं। ओके, वरना उन्हीं के एम्प्लॉयज उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो एक तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज। इन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, स्टार्टअप तो खोल दो, लेकिन ऐसे नहीं बस स्टार्टअप खोल दिया हो गए मजे, नहीं। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी बहुत जरूरी होती है गाइज। देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल, ईसोप।
ESOP creates a sense of ownership amongst the employees. It is important to note that ESOPs are not shares. ESOP से क्या होता है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देते हैं ना, तो वो लोग बड़े खुश होते हैं, उनको एक एलिवेशन फील होता है कि हाँ कंपनी हमें भी कुछ मानती है और हमारा भी कंपनी में कोई हिस्सा है, हम भी पर्टिकुलर तरीके से कंपनी के ओनर है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ESOPs होते हैं ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं इसको, ये शेयर्स नहीं होते, ये एम्प्लॉयज़ के पास में एक ऑप्शन है, एक ऑफर है उनको कि पर्टिकुलर टाइम पे वेस्टिंग पीरियड के अंदर वो लोग शेयर्स खरीद सकते हैं। देखिए, दे आर स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट दे आर ऑप्शन टू बाय शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड कैन बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर अ सर्टेन वेस्टिंग पीरियड। एक पर्टिकुलर वेस्टिंग पीरियड जो है, लॉक इन पीरियड जो है, वो ओवर होने के बाद में डिस्काउंटेड प्राइस पे एम्प्लॉइज जो है ये शेयर्स परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, ये अभी तक शेयर्स नहीं होते हैं। ओके, तो ESOP को इन बातों का ध्यान रखना होता है। कंप्लायंस मैनेजमेंट ESOP को देखनी है, जो भी कंप्लायंस स्टार्टअप्स को देखना है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उनका प्रॉपर कंप्लाइन हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी बात आप ध्यान रखेंगे तो ही आपका स्टार्टअप ढंग से हो पाएगा। देखिए, कंप्लायंस विद लीगल, सेक्रेटरियल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एम्प्लॉयर रिलेटेड एंड अदर एसोसिएटेड कंप्लायंस, जो भी कंप्लायंस है उसका ध्यान रखना है आपको। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विल लेवी पेनिटेटिव फाइन्स ऑन द स्टार्टअप्स। पेनल्टीज और फाइन्स अगर आपके ऊपर लगेंगे अगर स्टार्टअप्स ने जो है कंप्लायंस का फॉलोअंस नहीं किया है। ओके, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है स्टार्टअप्स को, एक तो कंप्लायंस मैनेजमेंट होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल को लेकर कुछ बातें हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा, थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट्स करते वक्त ध्यान रखिएगा कुछ बातों का, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ से फाइनेंस मिलेगा आप लोगों को वो ध्यान रखिएगा, फाउंडर इक्विटी कैसा होना चाहिए, देन वेरियस रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, वेरियस लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एंड देन लीगल स्ट्रक्चर आप कैसा होगा आपकी स्टार्टअप्स का। तो ये कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है स्टार्टअप्स के लिए। समझ आ गया? सब के पॉइंट्स याद रख लीजिएगा और सब में एक एक दो लाइनें आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट कुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? चलिए नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा टॉपिक है हमारे पास में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है गाइस। फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टार्टअप कंपनीज। स्टार्टअप कंपनीज के पास में क्या क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, उनको फाइनेंस पैसा कहाँ से मिलता है। ओके, जाहिर सी बात है स्टार्टअप से इतना पैसा तो होगा नहीं, घर वाले देने वाले हैं नहीं, दोस्तों के पास में इतना होता नहीं है, तो पैसा आएगा कहाँ से, मुद्दे की बात तो यही है ना। तो स्टार्टअप्स को फाइनेंस कहाँ से मिलता है, देखिए अलग अलग कैटेगरी है। एक तो उनको सीड कैपिटल मिलता है, देन इनको इक्विटी फाइनेंस मिलता है, इक्विटी में वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स हैं, डेट फाइनेंसिंग उनको मिलता है लोन से, एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की फॉर्म में, और सीजीटीएमएसई लोन स्कीम में मिलता है। देन आईपीओ होता है, देन नॉन कन्वेंशनल मेथड्स क्या होता है, आप क्राउड फंडिंग करा लीजिए या इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर से आपको पैसा मिल जाएगा। ये सारी चीजें क्या है हम लोग एक एक करके देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत आसान से है, सबके अंदर आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी है। ओके, चलिए सीड कैपिटल क्या होता है गाइस? सीड कहते हैं बीज को, तो बीज से हर चीज की शुरुआत होती है, बीज से ही पौधा बनता है, तो बीज कैपिटल ये होता है, सीड कैपिटल ये होता है जो बेसिक कैपिटल आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है, उसको हम कहते हैं सीड कैपिटल। देखिए, startup business needs the nurturing of finance to explore and grow. The funding done at the nascent stage is called seed funding. Nascent stage का मतलब क्या होता है guys? Initial stage, very beginning stage is called seed financing and the capital is known as seed capital. जो आपको बिजनेस के इनिशियल स्टेज पे जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है ना गाइज, उसको उस वक्त जो आपको कैपिटल मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल बोलते हैं। ओके गाइज, सीड कैपिटल ये होती है। Capital come from founders, families or friends. It is required for the market research, product development and other initial stage operations. ये कैपिटल आपको कहाँ से मिलती है? आप जो खुद फाउंडर हैं, आपके पास इतना पैसा है तो वो ले आइए, फैमिलीज से ले आइए, अपने फ्रेंड से ले आइए। ये कैपिटल आपको किस लिए चाहिए होती है? आपको इनिशियल मार्केट में रिसर्च करनी होती है, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है, और इनिशियल लेवल के जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन होते हैं उनको पूरा करने के लिए कैपिटल आपको चाहिए होती है। ओके, एक्सप्लोरेशन ऑफ द बिजनेस आइडिया एंड कन्वर्टिंग इनटू वाइबल प्रोडक्ट। ये पैसा किस लिए चाहिए था आपको? ताकि आप अपने बिजनेस आइडिया को और एक्सप्लोर कर सके और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में या सर्विसेज के फॉर्म में लेके आ सके। ठीक है, सीड फंडिंग इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. Funding agencies would like to adopt and wait and watch approach. Seed funding may result in dilution of ownership of the founder. देखिए,
सीड कैपिटल एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अभी तो आपका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी इन्वेस्टर है, जो भी पैसा लगाना चाहता है, वो क्या सोचेगा, यार पहले इनके बिजनेस को ग्रो होने दो, थोड़ा काम शाम करने दो, थोड़ा पैसा वैसा कमाने दो, अगर चल पड़ेगा इनका बिजनेस तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भैया चल पड़ने के बाद तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देगा, पहले चाहिए ना पैसा। तो जनरली सीड फंडिंग जो होता है ना, वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कोई इसमें इतना इन्वेस्ट करता नहीं है। सब लोग क्या करते हैं, वेट एंड वॉच अप्रोच को फॉलो करते हैं। ओके, देन क्या बोलते हैं, सीड फंडिंग लेते समय आपको बहुत ध्यान रखना होता है। जो बंदा आपको पैसा दे रहा है ना, वो आपको ये भी बोल सकता है कि तुम ये पैसा मुझसे ले लो और मुझे एज अ फाउंडर डिक्लेयर कर दो, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस चलाना है। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा आइडिया मार्केट में आके काम करे, तो मुझे इस चीज़ का फाउंडर बना दो, है ना। तो जबकि फाउंडर तो आप है, आइडिया तो आपका था। तो आपको सीड इन्वेस्टमेंट लेते हुए बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो ओनरशिप है एज अ फाउंडर, वो डायल्यूट ना हो जाए। ओके, द पेपर वर्क इन्वॉल्व इन सीड फंडिंग इज रिलेटिवली लेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीड फंडिंग के टाइम इतना पेपर वर्क नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होती है। जबकि आगे के राउंड में आप जब फंडिंग लेंगे, अभी हम लोग करेंगे सीरीज ए फंडिंग, बी फंडिंग, सी फंडिंग, ऐसे जेड तक फंडिंग जाती है। सबसे पहले सीड फंडिंग होता है, उसके बाद में अलग अलग राउंड चालू होते हैं फंडिंग के। पैसा नहीं आता है स्टार्टअप्स के पास में, खाली सीड फंडिंग से तो वो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस। देन सीरीज ए चालू होती है, फिर सीरीज बी, सीरीज सी, डी, ऐसे करके जेड तक सीरीज में उनको पैसा मिलता रहता है। तो जो है पेपर वर्क जो होता है सीड फंडिंग के टाइम पे, वो बहुत ही कम होता है, और इंटरेस्ट रेट भी यूजुअली लो होती है, जिसपे आपको पैसा दिया जाता है। समझ आया गाइस, ये सारी बात थी सीड फाइनेंसिंग के बारे में। तो क्या क्या हमने पढ़ा सीड फाइनेंसिंग के बारे में। ये कंपनी को जो है एट द बिगनिंग, एट द नेशन स्टेज पे चाहिए होता है, इसलिए इसको सीड कैपिटल बोलते हैं। ओके, ये कैपिटल आपके पास में कहाँ से आएगी, या तो खुद फाउंडर लेके आएगा, या फैमिलीज या फ्रेंड से मिल जाएगी आप लोगों को। ये कैपिटल क्यों चाहिए होती है आपको, मार्केट रिसर्च के लिए चाहिए होती है, इनिशियल ऑपरेशंस के लिए चाहिए होती है, आप अपने बिजनेस आइडिया को एक वायबल प्रोजेक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर सके, इसलिए आपको ये कैपिटल चाहिए होती है। ओके, ये बहुत रिस्की ऑप्शन है। इन्वेस्टर जो है वेट एंड वॉच अप्रोच पे बिलीव करते हैं, इसलिए जो है आपको सीड फंडिंग लेते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ओनरशिप भी डाइल्यूट ना हो जाए, और पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको सीड कैपिटल मिल जाता है। यहाँ तक समझ आया गाइस, सीड कैपिटल में कोई प्रॉब्लम, होप नॉट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फंडिंग में क्या क्या होता है गाइस, दो तरीके होते हैं, एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी होता है, दूसरा एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। ऊपर देखा ना हमारे चार्ट में, देखिए एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी क्या होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी कौन होता है, ये लोग कुछ लोग होते हैं जिनके पास में पैसा होता है और वो स्टार्टअप्स को जो है पैसा देते हैं। देखिए, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इज द ऑफ्टन द फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट अ स्टार्टअप कैन एक्सपेक्टेड टू रिसीव। ओके ना, पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको वेंचर कैपिटल से ही मिलता है। VC वेंचर कैपिटल कंप्राइज ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन न्यूली फॉर्म स्टार्टअप्स। VC ऑर्गेनाइजेशंस रिटेन इट्स इन्वेस्टमेंट बिजनेस जनरली फॉर 5 to 7 years। ये VC कौन होता है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है, ये बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका काम ही अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट देते हैं स्टार्टअप्स को, और ये बहुत टाइम तक अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करके नहीं रहते। ये 5 से 7 साल में अपना पैसा निकाल लेते हैं, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं वहां से। लेकिन स्टार्टअप्स को तो एक बार का पैसा मिल जाता है ना। VC and PB investments which includes compulsory convertible preference shares and compulsory convertible debentures। किस फॉर्म में देते हैं ये लोग पैसा, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, आपको डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसा मिल जाता है। समझ आ गया कैसे फंडिंग होती है, पैसा कैसे मिलेगा आपको। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंटर होता है आप फाउंडर के बीच में और जो पैसा दे रहा है उसके बीच में। द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज विल एंटर इनटू अ शेयर सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट। एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट बन जाएगा आप लोगों के बीच में, और एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट बन जाएगा आप लोगों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में। दोनों पार्टीज के बीच में क्या बनेगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा, एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट साइन होगा, और एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। ये प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। स्टार्टअप्स को कौन देगा पैसा, वेंचर कैपिटलिस्ट देंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी वाले कौन होते हैं, ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं, और जनरली 5 से 7 साल तक अपना पैसा रिटेन रखते हैं बिजनेस के अंदर। समझ आ गया। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको करनी होती है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट या डिबेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, जिस भी फॉर्म में आप लोगों को पैसा मिला है, एंड देन शेयर होल्डर एग्रीमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इक्विटी फंडिंग में आता है गाइस एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल का मतलब क्या होता है समझते हैं ना, देवदूत, भगवान के दूत जो होते हैं वो एंजल्स होते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। ये देवदूत क्यों कहे गए हैं, कुछ तो इनमें स्पेशल बात होगी। जी हाँ, इनकी स्पेशल बात ये होती है कि खाली पैसा नहीं देते, आपको राय भी देते हैं। आप तो नए नए ना, एडवाइस दे रहे हैं। आइडिया है तो क्या हुआ, आपके पास में बिजनेस करना थोड़ी ना आता है आपको, बिजनेस तो पहली बार ही कर रहे हैं आप लोग। आइडिया भले तगड़ा है आपके पास में, पर उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें, तो इसके लिए एडवाइस हमको एंजल इन्वेस्टर्स करते हैं। ये आपको
आपको पैसा भी देते हैं, साथ साथ में अपनी राय भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा हो गए, रतन टाटा साहब हो गए, है ना, ये जो है मुकेश अंबानी साहब हो गए, ये लोग के पास में पैसा तो है, साथ में इनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस और नॉलेज तो है, तो ये लोग भी आप जब स्टार्टअप्स को फाइनेंस करते हैं तो ये एंजल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, angel investors are usually huge wealthy individuals who are keen to invest in upcoming startups। ये लोग स्टार्टअप्स में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं, ये लोग बहुत वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, इनके पास में बहुत सारा पैसा होता है। They participate in the business to provide advice and mentorship to the business besides capital। ये कैपिटल के साथ साथ बिजनेस को एडवाइस देते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, एज ए मेंटर स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं। दो दे इन्वेस्ट लेसर देन वेंचर कैपिटल, वो वेंचर कैपिटल जितना पैसा तो नहीं लगाते, लेकिन वो एडवाइस जरूर देते हैं। पैसा बहुत होता है उनके पास में, लेकिन वो पैसे के साथ में एडवाइस भी देते हैं। तो VC जितना पैसा नहीं लगाता स्टार्टअप्स में, लेकिन एडवाइस पैसे के साथ साथ में एडवाइस और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा भी होता है। यहाँ तक समझ आया गाइस आप लोगों को? इक्विटी फाइनेंसिंग में VC एंड देन एंजल इन्वेस्टर्स। देन थर्ड हमारे पास में है सीरीज फंडिंग। सीरीज फंडिंग क्या होता है? आफ्टर सीड फंडिंग राउंड और एंजल फंडिंग राउंड, एक बार सीड फंडिंग मिल गई आपको, एंजल फंडिंग भी मिल गई, सीरीज राउंड स्टार्ट होता है। सीरीज फंडिंग राउंड विल स्टार्ट लाइक सीरीज A to Z। अब मैंने बताया था आपको, एक बार सीड फाइनेंसिंग मिल गई आपको, एंजल फंडिंग भी मिल गई आपको, एक्स्ट्रा पैसा और मेंटरशिप भी मिल गया आपको। अब सीरीज में फंडिंग चालू होगी, और पैसा चाहिए ना, तो आप लोग सीरीज में जाकर के जो है पैसा रेस करेंगे। थिंग्स टू नो व्हेन रेजिंग अ सीरीज A राउंड। अब आपको फर्स्ट राउंड में जब फिर पैसा रेस करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिए। समझ में आया? पढ़ क्या रहे हैं? सीड फंडिंग मिल गई आप लोगों को, एंजल फंडिंग भी मिल गई आप लोगों को। अब आपको पैसा तो और चाहिए ना, पैसे की वो तो खत्म होती नहीं रिक्वायरमेंट बिजनेस के अंदर, तो आप सीरीज में पैसा रेस करेंगे। सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, ऐसे लेकर के Z तक सीरीज जाती है। सबसे फर्स्ट सीरीज कौन सी है इसमें? सीरीज A। तो पहली बार जब पैसा रेस कर रहे हो इस तरीके से, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए, सीड फंडिंग तो कोई भी दे देगा आपको, एंजल इन्वेस्टर्स तो वैसे ही आपको पैसा देने के लिए इतना वो होते हैं, वो लोग के पास में बहुत पैसा होता है, वो अपनी एडवाइस होशियारी भी मारना चाहते हैं, तो वो लोग से भी पैसा मिल जाएगा। लेकिन A राउंड की सीरीज में जब आप पैसा रेस करते हैं ना, सीरीज A राउंड में, तो इतना आसानी से नहीं मिलता, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए, B सीरीज A रेडी। अब सीरीज A लेने के लिए, पैसा लेने के लिए आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। रेडी कैसे होंगे? प्रॉमिसिंग यूनिट इकोनॉमिक्स, आपके पास में यूनिट अच्छी होनी चाहिए, आपका रेवेन्यू होना चाहिए, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आपने रेज किया हो, बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होनी चाहिए। आप लोग ये बताएंगे सामने वाले को कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे पास में कौन जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी कैसे, हम कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ताकि आप लोग सीरीज A में पैसा रेस कर सके। ओके, कि हम लोग रेडी हैं इस पैसे के लिए, इतना तो हमने कर लिया है। कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करना है वो हमारे पास में, क्वालिटी ऑफ टीम है हमारे पास में, प्रॉपर जगह है हमारे पास में, हमारा बिजनेस मॉडल अच्छा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल जाएगी हम लोगों को, ये सारी बातें हमारे पास में है। अब हमको पैसा, अब हम मार्केट से पैसा ले सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर बातें हैं, दैट इज आपको सीरीज A के लिए सबसे पहले रेडी होना पड़ेगा। B सीरीज A रेडी, मतलब सीरीज A लेने के लिए रेडी रहिए आप। ओके, देन स्टार्ट अर्ली। इसका मतलब क्या है? आपको जब ये पैसा चाहिए सीरीज A का, तो उस वक्त ही मत मांगिएगा ये पैसा, उस वक्त ही रेस करने मत लिखिएगा जिस वक्त इस पैसे की जरूरत आन पड़ी है। थोड़ा अर्ली स्टार्ट कीजिएगा, जैसे 7-8 महीने पहले आप लोग जाग जाइएगा कि अभी जो है सीड इन्वेस्टमेंट भी हो गया, एंजल इन्वेस्टर भी हो गया, अब आगे सीरीज A फंडिंग चाहिएगी, इसकी रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो 7-8 महीने पहले ही थोड़ा जाग जाइएगा और पैसा जो है ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, make sure you start the process at least 7-8 months prior to when you want a series A fund, when you want to raise a series A financing। जब आपको series A finance raise करना है, उसे 7-8 महीने पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मुझसे आकर मांगा और मैंने दे दिया, हाँ जाओ ले जाओ कर लो बेटा धंधा, ऐसे नहीं होता। 7-8 महीने पहले आप लोग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी से और अच्छा जो है पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एकदम से तो कोई देता नहीं है ना पैसा मांगने से। तो चलिए, लीवरेज योर नेटवर्क। अब अपना नेटवर्किंग बढ़ाइए, जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। लीवरेजिंग योर नेटवर्क एंड बिल्डिंग अ जेन्युइन रिलेशनशिप बिफोर यू स्टार्ट योर सीरीज A फंड विल रेज मेक इट ईजियर फॉर यू टू गेट पोटेंशियल मीटिंग्स विद द इन्वेस्टर्स। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा ना गाइस, जितनी आपकी जान पहचान होगी मार्केट के अंदर, उतना पैसा आपको मिलेगा। ये तो बहुत बेसिक सिंपल बात है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि सीरीज A से पहले अपना नेटवर्क बिल्डिंग अच्छा कीजिए। अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आप लोगों को जो है
इन्वेस्टर्स से मीटिंग करने का ना जो है मौका मिलेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आप लोग अप्रोच कर सकते हो और आपको आसानी से जो है पैसा मिलेगा। ठीक है, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रैक्टिस योर पिच, इसका मतलब क्या होता है? मीट द लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स ऑन योर लिस्ट फर्स्ट, देन दे विल गिव आस्क यू रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड यू वैल्यूएबल फीडबैक विच यू शुड इनकॉर्पोरेट इन योर पिच बिफोर मीटिंग टू द टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स ऑन योर लिस्ट। देखिए, प्रैक्टिस और पिच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब आप कैसे बात करेंगे, है ना, कैसे अपनी बात को रखेंगे कि हमें पैसा चाहिए। तो भाई आप किसी बड़े से इन्वेस्टर के पास में जाके बोलेंगे साहब मेरा स्टार्टअप है ये और मुझे पैसा दे दीजिए, वो आपको पैसा दे देगा? नहीं। कितनी भी अच्छी शक्ल हो आपकी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से मिलना पड़ेगा। उन छोटे छोटे इन्वेस्टर से जब आप मिलेंगे ना गाइस, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई क्या काम करते हो, कैसे डील करते हो, कैसे तुम्हारा मार्केट ग्रो करेगा, कौन कस्टमर्स है तुम्हारे, है ना, तुमको फ्यूचर पोटेंशियल क्या दिखता है, कितने साल में तुम अपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, हमको अपना पैसा कब दोगे, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा, ये जो लोन दे रहे हैं इसका पेबैक पीरियड कितना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन जब आपसे पूछेंगे ना, तो आप इनके आंसर्स तैयार करेंगे। जैसे मैंने आपसे, मेरे पास आप आए, मैं छोटी सी इन्वेस्टर हूँ, हाँ इतना पैसा मेरे पास है भी नहीं, मैं छोटी सी इन्वेस्टर हूँ, मैं लोगों के बिजनेस में पैसा लगाती हूँ। आपका स्टार्टअप है, आप मेरे पास में आए कि मैम जो है हमें कुछ पैसा चाहिए, तो मैं छोटी इन्वेस्टर हूँ, पर मैं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो जब मैं आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगी, आप जब मुझे उनका आंसर देखेंगे, तो आपके पास में पूरा एक तैयार हो जाएगा, एक आपके पास में एक होमवर्क कर लेंगे आप लोग कि भाई ऐसे क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स पूछते हैं। तो उस फीडबैक को लेके, उस आंसर्स को लेके आप अपने मन में एक पूरी तैयारी कर लेंगे। अब छोटे छोटे इन्वेस्टर से मिलने के बाद में अब आप अप्रोच कीजिए बड़े इन्वेस्टर्स को। तो बड़े इन्वेस्टर्स के पास में जाएंगे, तब वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनके जवाब आपके पास में पहले से होंगे। तो जब आप ऐसा अपना आंसर का प्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो शायद बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट होकर आपके बिजनेस में पैसा लगाए। समझ में आ गया? तो प्रैक्टिस योर पिच का मतलब है आप लोग लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर से स्टार्ट कीजिए। वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे उस पर जो आप लोग फीडबैक देंगे, उस आंसर्स को अपने पिच में इनकॉर्पोरेट कीजिए, अपनी बातों में इनकॉर्पोरेट कीजिए बड़े इन्वेस्टर से मिलने से पहले। और उसके बाद जब आप बड़े इन्वेस्टर से मिलेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, पैसा अच्छा मिलेगा। समझ आ गया? जनरल बिजनेस टेक्निक्स है, ये सिखानी पड़ती है स्टार्टअप से ना। अभी आप लोगों का नए नए बिजनेस में आए हो, मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ बिजनेस। ठीक है, चलिए। देन क्रिएट अ फंडराइज मोमेंटम, फंडराइज मोमेंटम क्रिएट करना है। Approaching multiple venture funders at funds at the same time is a good idea to get a competitive dynamic into the process. Try keeping your conversation with the interested investors. देखिए, एक जगह पैसा मांगने गए, अब वो बोला मैं जवाब देता हूँ आपको, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तो बैठ मत जाना। मल्टीपल फंड से आप लोग मिलना, मल्टीपल इन्वेस्टर से आप लोग मिलना, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं से पैसा आने की उम्मीद जो है बढ़ जाए। एक मोमेंटम बना के रखिए कि आपको पैसा कहीं ना कहीं से तो मिल जाए। तो आपको क्या करना है? मल्टीपल वेंचर फंड्स को, मल्टीपल इन्वेस्टर्स को आप लोगों को एक साथ में अप्रोच करना है। ओके, और इंटरेस्टेड इन्वेस्टर से कंटिन्यूस बेसिस पे आपका कन्वर्सेशन चालू रखिए कि आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने में, तो उससे कन्वर्सेशन जो है का चालू रखिएगा। हो सकता है वो पैसा दे दे आपको। ठीक है, इतना आसान नहीं है स्टार्टअप करना। रात को सोया, आइडिया आ गया और सुबह उठ के स्टार्टअप मोदी जी कराएंगे सब। मोदी जी कुछ नहीं कराते भैया, मोदी जी ने तो कुछ फैसिलिटीज दे रखी है आपको, लेकिन ये सारे काम तो खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो घर पे लड़ाया मत करना कि हम तो पढ़ाई छोड़ के स्टार्टअप कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है बेटा स्टार्टअप, ना मुन्ना ना, बहुत काम करना पड़ता है। चलिए, नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस। अब आप मार्केट में पैसा मांगने जा रहे हो तो कुछ तो मार्केट का आइडिया लेके जाओगे। ये मान के चलना, ये देखभाल के चलना, ये होमवर्क करके चलना कि मार्केट में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है ना, मार्केट में कौन कितना पैसा किसको कैसे कैसे देता है, ये सब बातें आपको पता होगी ना। तो सामने वाला जब पैसा देते टाइम आपको कुछ शर्तें लगाएगा, तो आपको पता होगा कि भैया इतने में तो मार्केट में सभी दे रहे हैं, तो आप में ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें पैसा देने में इतने नखरे करा रहे हो या इतना जो है हम पे कंडीशंस लगा रहे हो। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस क्या चलती है उसका ध्यान रखना। देखिए, keep yourself up to date with the commonly offered deal terms of Series A. It is highly possible that the first version of your term sheet you receive is not exactly founder friendly. ऐसा हो सकता है कि पहली पहली बार जब आपको इन्वेस्टमेंट पैसा मिले तो वो फाउंडर फ्रेंडली नहीं हो, वो आपके हिसाब से नहीं हो, आपको इतना फ्रेंडली नहीं लगे, चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे लगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि मार्केट में ऐसा ही चलता है, कहीं भी जाएंगे तो ये तो झेलना ही पड़ेगा यार, तो पैसा एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, पैसा तो वैसे भी एक्सेप्ट करोगे, जब कोई दे ही नहीं रहा है तो कोई तो दे रहा है पैसा। पर स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस ध्यान रखना कि ये तो मार्केट में चलता है। वहाँ पे लड़ाया मत करना कि तुम तो इतनी कंडीशन लगा रहे हो, तो वो बोलेगा जाके पूछ ले मार्केट में सारे ही ऐसा पैसा दे रहे हैं, तुम्हारे कौन से जो है अलग से तान सितारे तुम्हारे पास में जो हम तुम्हें इतना सारा पैसा निकाल करके दे दे, पहले ही तुम्हारा स्टार्टअप से, पता नहीं तुम क्या करोगे जीवन में, है ना।
तो स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस को ध्यान रख के नेगोशिएट करना। देन गेट द डील टर्म्स राइट। The Series A terms will play a foundation for all the future rounds. May of those same terms that you have signed up for your Series A are likely to carry to the future rounds, that is Series B or C, etc., etc. Hence, important to get the term, get them the right the फर्स्ट टाइम itself। देखिए आप लोग जो भी डील करें ना फर्स्ट टाइम पे उसको बिल्कुल सही तरीके से क्रैक कीजिएगा, सही तरीके से जो है लॉक कीजिएगा उस डील को, कैसा पैसा मिल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, सबका ध्यान रखिएगा। क्योंकि सीरीज ए में पैसा आप कैसे रेज करते हो उसी पे डिपेंड करता है कि आपको सीरीज बी सीरीज सी में पैसा कैसे मिलेगा। आगे भी आपकी फिर डीलिंग ऐसे ही चलने वाली है। तो फर्स्ट टाइम पे राइट चीज़ें ध्यान में रखना, सही चीज़ें से सही टर्म्स एंड कंडीशंस जो है पैसा रेज करना। ओके, engage a company secretary। okay, you need a lawyer who specialize in structuring venture capital financing। आप एक ना कंपनी सेक्रेटरी का या एक लॉयर को जो है अपॉइंट करेंगे जो कि आपको एडवाइस देता रहेगा कि आपको कैसे कहाँ से कब फाइनेंस रेज करना है। ओके, पेपर वर्क इन प्लेस, प्रॉपर पेपर वर्क तैयार रखेगा। जैसे भी कोई ऑप्शन क्लिक करता है, इन्वेस्टर मांगता है पैसा या इन्वेस्टर्स अपने जो है बंदे भेजते हैं चेक करने के लिए कि इनका काम कैसा है क्या है, तभी इन पे पैसा दें। तो फटाफट आपका पेपर वर्क तैयार रखना है। ऐसे नहीं कि उन्होंने बोल दिया ये पेपर है तो बोले सब अभी ढूंढ के लाता हूँ, 3 दिन तक तो पेपर ही ढूंढ लो, तब तक उसका दिमाग ही चेंज हो जाएगा। मरोगे इनके पास में तो पेपर ही सही नहीं है, इनको कौन पैसा दे। पालन फॉर माई लैंग्वेज। वो लोग यही सोचेंगे ना पेपर वर्क ही कंप्लीट नहीं यार इनका, इतने आलसी इतने गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनका, तो जाना तो इनको पैसा कौन देगा, ये पैसे की कदर नहीं करेंगे। तो पेपर वर्क आपका बिल्कुल अप टू डेट रखना। ओके, इंश्योर दैट योर कंपनीज लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस इज अप टू डेट। जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंपनी का जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है बिल्कुल अप टू डेट है। द पेपर वर्क शुड बी ऑर्गेनाइज एंड रेडी फॉर रिव्यू बाय द इन्वेस्टर्स अपॉइंटेड लीगल कंसल्टेंट्स और डिलिजेंस टीम। जो भी आपको पैसा देने वाला है इन्वेस्टर्स, उसकी कोई लीगल टीम चेकिंग करने आए, उसकी कोई डिलिजेंस टीम चेकिंग करने आए, तो पेपर वर्क बिल्कुल रेडी रखिएगा। ठीक है, फटाफट पेपर वर्क चेक कर लो और हमें पैसा दे दो। अपन को पैसा लेना है ना, गरज अपनी है ना, सब काम तैयार रखना, लापरवाही मत करना। इसीलिए मम्मी डैडी मना करते हैं स्टार्टअप मत करो, हमें तो करना है तो पेपर वर्क तैयार रखो। तुम्हारे नोट्स के इतने पता नहीं है, तुम स्टार्टअप का पेपर वर्क क्या करोगे, लाइक दैट नहीं, ऐसा नहीं है ना। नोट्स भी अप टू डेट है अपने, सब कुछ जगह पे है। तो स्टार्टअप्स के लिए जो है पेपर वर्क होगा वो भी सब प्रॉपर होगा। यही तो CS हमें सिखाता है, बी गो इन अ ऑर्गेनाइज मैनर, हो ना। ये डिग्री इतनी हार्ड नहीं है गाइस, सीरियसली बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बस ये है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, उनको मैनेज कैसे करते हो, है ना, ये सिखाती है आपको ये डिग्री। CA भी हार्ड नहीं है ना, तो CA हार्ड है ना CS हार्ड है, दोनों में यही है कि आप लोग उसको मैनेज कैसे करते हो, ऑर्गेनाइज कैसे करते हो। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है सब में। चलिए, रेज 10-15% मोर देन द बजटेड फॉर। देखिए जनरली घर में भी यही सिखाया जाता है ना आप लोगों को, जितना चाहिए उसे 10-15% एक्स्ट्रा रखो अपने पास में, उससे ज़्यादा सेविंग करके रखो। तो जब आप पैसा मांगने सीरीज ए फंडिंग करने बाजार में जा ही रहो, तो ऐसा तो नहीं होगा गाइस कि सीरीज ए फंडिंग में राउंड ए में आपको पैसा मिलेगा और हाथों हाथ आपको जरूरत पड़ी तो आपने राउंड बी पैसों का निकालना खोज में चले गए, कोई नहीं देगा आपको ऐसा पैसा। तो पहले में ही जो है अपने आप पे कहावत है ना कि है ना थोड़ा सा देख संभल के चलना। एकदम ऐसे जब पैसे की नहीं रहता मांगतों के जैसे मांगने नहीं निकल जाना। ओके, जैसे फॉर अ जोक सेंस में कह रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा पहले एडवांस में तैयार रखना। तो जितना आपका बजट है ना, जितना पैसा आपको चाहिए ना, जितना रिक्वायरमेंट है ना, उससे 10 से 15% ज़्यादा पैसा रेज करके रखना अपने पास में, उससे ज़्यादा पैसा लेके रखना। ऐसे धमाधम सीरीज ए सीरीज बी कोई पैसा देने के लिए बैठा नहीं आपको बाजार में। तो जितना आपको चाहिए उससे 10% ज़्यादा ही रेज करके रखना पहली बार में। Raise 10-15% more than the budgeted as a business initiative operations don't always materialize as planned। क्योंकि बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जैसा आपने प्लानिंग किया वैसे ही चलता चलेगा, कभी भी पैसों की नीड आपको आ सकती है। Raise enough to allow you a fair shot to meet your milestones for the next round of financing। ओके, नेक्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग जब तक आपका नहीं चालू हो तब तक के लिए पैसे की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इतना पैसा कम से कम रेज करके चलना। इतना लिखेंगे तो भी काफ़ी होगा, इस सारी पंचायत लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है आपको। समझ में आ चुका गाइज आपको। तो ये जो है सीरीज फंडिंग करते हैं, इसमें क्या क्या बात होनी है। सीरीज फंडिंग में आप लोग क्या, सीरीज फंडिंग कब चालू होती है, जब एंजल फंडिंग और सीड फंडिंग आपको मिल जाती है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप रेडी होने चाहिए, मतलब आपके पास में धंधा होना, बिजनेस आइडिया होना चाहिए, कस्टमर्स होने चाहिए, टीम होनी चाहिए, ओके, सिस्टम्स होने चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए, सब आपके पास में होना चाहिए।
अर्ली 7-8 महीने पहले पैसा रेज करना स्टार्ट कर देना, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स को आप लोग अप्रोच कर पाएंगे। पिच को प्लान करना, पहले छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से मिलना, वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे उससे अपना फीडबैक तैयार करना, उस फीडबैक को अपने इनकॉर्पोरेट करना, अपने है ना, फीडबैक का मतलब था जवाब, उस जवाबों को अपने लिस्ट में तैयार करना, इनकॉर्पोरेट करना, मिलाना, और फिर बड़े इन्वेस्टर्स से मिलना। देन फंडरेज मोमेंटम, मोमेंटम बनाए रखना, एक साथ में बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना, वेंचर फंड्स को अप्रोच करना। देन स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस का भी ध्यान रखना। ओके, जरूरी नहीं है कि सीरीज ए में जो फंडिंग हो वो आपको फाउंडर फ्रेंडली मिले, कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस को ध्यान में रख के चलना। देन राइट तरीके से डील को क्लिक करना। आप लोग जैसा सीरीज ए में फंडिंग होगा वही टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादातर बी सी सीरीज फंडिंग में चलेंगी, तो आप लोग पहली बार में राइट तरीके से डील को क्लिक करना। देन एक कंपनी सेक्रेटरी रखना, एक लॉयर रखना जो आपको एडवाइस करेगा कि आप लोग फाइनेंस कैसे रेज कर सकते हो। देन पेपर वर्क आपका अप टू डेट रखना, कोई चेक करने आ जाए पेपर, इन्वेस्टर्स का लीगल टीम या डिलीजेंस टीम, तो आपके पास सारे पेपर तैयार हो, आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लाइंस जो भी हो वो तैयार हो, अप टू डेट हो। एंड देन जितना रिक्वायरमेंट हो उससे 10-15% ज़्यादा रेज करना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ये काम अपन को किस में करना है, सीड फंडिंग में अपन को ये काम करना है। ओके, एंजल इन्वेस्टर्स हम लोग कर चुके हैं, एंड देन वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को किसी तरीके से, होप नॉट। चलिए, अब ये तो इक्विटी वाली बात है सारी। अब डेट फंडिंग कैसे होगी, कौन लोन देगा आपको, डेट समझते हैं ना, लोन की फॉर्म में जो पैसा मिलता है। तो एक तो आपको लोन मिल जाएगा बैंक और एनबीएफसी से। एनबीएफसी और बैंक वाले क्या करते हैं, ज्यादातर ऐसे लोन देते नहीं है, कभी अपने रिस्क लेते नहीं है इतना, तो इनसे तो पैसा मांगना बेवकूफ़ी होगी। अगर जाओ मांग के देख लो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिले। वो जनरली अपने प्रिंसिपल पेमेंट पे और इंटरेस्ट पे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। दे नेवर टेक रिस्क, नो मैटर हाउ एक्साइटिंग द आइडियाज। कितना भी एक्साइटिंग आइडिया आपके पास में, वो अपना पैसा कभी भी रिस्क पे नहीं डालते भैया, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के लिए बहुत ही मांगते होते हैं वो लोग। तो इनसे तो इतनी आसानी से आपको पैसा मिलने वाला है नहीं, फिर भी आप जाके देख लेना एक बार पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, कम ही मिलेगा वैसे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हो। ईसीबी, ईसीबी क्या होते हैं, ECBs आर कमर्शियल लोन्स रेज्ड बाय एलिजिबल इंडियन कंपनीज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, है ना। नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, जो एंटिटीज इंडिया में नहीं है, वहां से आपको जो है स्टार्टअप्स को पैसा मिल सकता है। जनरली कितना, 3 साल के लिए वो पैसा आपको देता है। मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 3 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स के लिए वो लोग आपको पैसा देते हैं। ओके, कहाँ से मिलेगा आपको, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज जो होती है ना, वहां से पैसा मिल जाएगा आपको। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल इसीलिए बोल रहा है क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट एंटिटीज है ना, वहां से आपको पैसा मिल रहा है। ओके, देन CGTMSE लोन, ये CGTMSE लोन क्या है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम। ओके, किसके लिए है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक स्कीम बनाई गई है, उनको उनके लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया गया है। ओके, वन कैन गेट लोन्स फ्रॉम अप टू ₹1 करोड़ विदाउट कोलेटरल और श्योरिटी। आप जो ये CGTMSE लोन स्कीम में जो पैसा ले सकते हैं, ₹1 करोड़ तक का, ना तो आपको कोई श्योरिटी लाना है, ना ही आपको कोई सिक्योरिटी लानी है। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी। ये स्कीम बनाई ही इसलिए ताकि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो है ग्रो करने में हेल्प मिले, बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प मिले। तो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी श्योरिटी के, श्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों चाहिए होती है बैंक लोन के अंदर। एक जो आपके नाम पे श्योरिटी करेगा, गवाही देगा कि आपने नहीं दिया पैसा, तो वो बंदा दे देगा, और सिक्योरिटी तो कुछ आपको रखनी पड़ती है। तो इस स्कीम के अंदर आपको 1 करोड़ तक रुपए आराम से मिल जाएंगे, ना कोई सिक्योरिटी मांगेगा, ना कोई श्योरिटी मांगेगा। ओके, कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस। कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपको पैसा दे देगी, कोई भी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो है आपको इस स्कीम के अंदर पैसा दे देंगे। क्या है, CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया गया है, किसके लिए, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम। ओके, इसमें आपको पैसा मिल जाएगा। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस वालों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया गया है, CGTMSE। ओके, स्कीम। चलिए, तो दैट फंडिंग कहाँ से मिलेगी आपको, लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी, इतना कुछ खास मिलेगा नहीं वहां से। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से पैसा मिल जाएगा, ईसीबी से, एंड देन CGTMSE लोन स्कीम में पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में नॉन कन्वेंशनल मेथड। ये हमारा चार्ट चल रहा है गाइस, आप लोगों को ध्यान है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, बड़ी जल्दी दिखा दिया चार्ट, चलिए कोई बात नहीं, मुझे क्लियर दिखा हुआ है। जब पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, वीडियो देखेंगे, तब देखिएगा चार्ट। नॉन कन्वर्टेबल मेथड, कन्वेंशनल मेथड्स क्या है,
क्राउड फंडिंग दो तरीके से आपको मिलेगा, क्राउड फंडिंग में मिलेगा और इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर्स भी आपको पैसा देंगे। इंक्यूबेटर में मैंने आपको बताया था कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए होते हैं जहाँ पे आपको पैसा मिलता है स्टार्टअप्स के लिए, फैसिलिटीज मिलती है स्टार्टअप्स के लिए। क्राउड फंडिंग क्या है? दिस इज अ न्यू मेथड फॉर रेजिंग फंडिंग। द एंटरप्रेन्योर गेट मनी फॉर हिज वेंचर बाय शोकेसिंग हिज आइडिया बिफोर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बड़े बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के सामने आप अपना आइडिया रखे, वो आपको पैसा देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पोर्टल पे एक पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर लगानी पड़ेगी अपनी। ओके, पुट अप ऑन अ पोर्टल हिज प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल रखिए, पिक्चर नहीं, अपना प्रोफाइल रखिए, अपना प्रेजेंटेशन रखिए, जिसके अंदर क्या होगा, आपका बिजनेस आइडिया क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है और क्या क्या रिवॉर्ड्स और रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं। और साथ में इसके रिलेटेड कुछ इमेजेस और वीडियोस भी लगाइएगा। तो बड़े बड़े ग्रुप्स के सामने आप ये जो है मेथड रखेंगे। क्राउड फंडिंग का मतलब, क्राउड का मतलब क्या था, लोगों की भीड़। तो लोगों की भीड़ में आप जब ना ये इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे, बताएंगे आपका बिजनेस का आइडिया क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट में, क्या जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे उनको क्या रिवॉर्ड्स और रिटर्न मिलेंगे, है ना। ये सारा प्रेजेंटेशन जो आप करेंगे, कुछ वीडियोस लगा दीजिएगा, कुछ पिक्चर्स लगा दीजिएगा, मतलब पिक्चर्स लगा दीजिएगा आपके प्रोजेक्ट की। इस तरह से जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। किसके सामने करना है, अपने आइडिया को आपको लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर रखना है एंड ट्राइंग टू कन्विंस पीपल ऑफ यूटिलिटी एंड सक्सेस। और लोगों को कन्विंस करना है कि ये आइडिया जो है बहुत हमारा सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, ऐसे आपको पैसा मिल जाएगा। देन देखिए, मिलता तो नहीं, मिले तो फिर ठीक, नहीं मिले तो फिर कुछ और आइडिया देखेंगे। बाकी सारे फंडिंग के तरीके तो है ही हमारे पास में, एक बार ये भी ट्राई करके देख लेना। हाँ, से मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। Incubators and accelerators. The difference between incubators and accelerators is that where the incubators nurture the business to walk, accelerators help the business to run on or take a giant leap. देखिए, इंक्यूबेटर्स मैंने आपको बताया था, ये अर्ली स्टेज में हमको पैसा मिलता है। इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स कैन बी यूज एज अ फंडिंग ऑप्शन इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस। इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स में क्या फर्क होता है, ये प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ से आपको बिजनेस के लिए पैसा मिलता है। इंक्यूबेटर्स आपके बिजनेस को जनरली बहुत ही अर्ली स्टेज पे नर्चर करना होता है। आपके बिजनेस को चलने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो इंक्यूबेटर से मिलता है। और एक्सीलेटर्स जो है बाद में आपके बिजनेस को फाइनेंस देते हैं, जब आपको एक बड़ा जंप लेना होता है अपने बिजनेस के अंदर। ये मेन डिफरेंस होता है, यहाँ से भी आप लोग पैसा ले सकते हैं। तो एक तो क्राउड फंडिंग कर देना और एक इंक्यूबेटर और एक्सीलेटर से पैसा ले लेना। ये कुछ नॉन कन्वेंशनल तरीके हो गए, अलग से तरीके हो गए बिजनेस में पैसा रेस करने के, स्टार्टअप्स में फंडिंग करने के लिए। ओके, फंड रेस करने के लिए। यहाँ तक क्लियर गाइस? कोई दिक्कत किसी को किस तरीके से? तो स्टार्टअप की फंडिंग का टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। हमने नॉन कन्वेंशनल मेथड देख लिया, डेट फाइनेंसिंग देख लिया, इक्विटी वाला देख लिया, सीड फाइनेंसिंग देख लिया और एंजल इन्वेस्टर्स भी देख लिया। ओके, एंड देन एक और कौन सा देखा था, वीसी और प्राइवेट वाला देखा था हमने। ओके, चलिए इक्विटी कैपिटल के अंदर लास्ट टॉपिक हमारे पास में है गाइस इस चैप्टर का। फिर ये चैप्टर फिनिश है, कितने खुशी की बात है। मुद्रा बैंक्स। अभी मुद्रा बैंक्स क्या होती है? एक्चुअली बैंक्स होते हैं? एक्चुअली बैंक नहीं होती, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ने चलाई है स्टार्टअप्स को पैसा देने के लिए। देखिए मुद्रा बैंक्स, मुद्रा बैंक्स क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। पूरा नाम क्या है इस मुद्रा का, माइक्रो यूनिट्स, छोटे बिजनेस के लिए, नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। बार बार फाइनेंस करने वाली या दोबारा से फाइनेंस करने वाली एजेंसी बैंक्स है ये। तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हुआ, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक। ओके, इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, इसको मुद्रा बैंक भी बोलते हैं और एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर। इट प्रोवाइड्स लोन्स एट अ लोअर रेट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अभी मैंने आपको बोला माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को लोन देती है माइक्रो फाइनेंस। इट प्रोवाइड्स लो रेट इट प्रोवाइड्स लोन देती है लो रेट पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। या आप लोगों को स्टार्टअप्स को डायरेक्ट लोन नहीं दे रही, ये नॉन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो छोटे छोटे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको लोन दे रही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको लोन दे रही है विच देन प्रोवाइड क्रेडिट टू एमएसएमई। फिर वो लोग जो है एमएसएमई को जो है मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है जो भी है ना यूनिट्स है उनको पैसा देगी। समझ में आया आप लोगों को? तो ये मुद्रा बैंक डायरेक्टली स्टार्टअप्स को पैसा नहीं दे रही, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफआईज को पैसा दे रही है। वो लोग आपको जो है वो लोग जो है फिर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे एमएसएमई को। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की थी ये स्कीम। ओके,
The bank will ensure that its clients do not fall into indebtedness and will lend responsibly. Okay, बैंक क्या करेगी, ये ध्यान रखेगी कि क्लाइंट्स जो है वो इंडेप्ट नहीं हो, उनके ऊपर जो है ज़्यादा कर्जा नहीं चढ़े, इसलिए अपने क्लाइंट्स को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। क्या किया है, शिशु, शिशु को कहाँ तक लोन मिलेगा, शिशु, किशोर और तरुण, 3 कैटेगरी में जो है अपने क्लाइंट्स को बांट दिया जिनको ये पैसा देगी। शिशु स्कीम में आपको 50,000 तक पैसा मिलेगा रुपीज़। किशोर अवस्था में या किशोर में जो आएंगे आपके बिजनेस जो भी अगर ना क्लाइंट्स आएंगे इनको, उनको 5 लाख तक का लोन मिलेगा। और तरुण कैटेगरी में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। दोज एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम मुद्रा बैंक्स, कौन कौन बोरो कर सकता है, ध्यान रखें। जनरली तो ये क्या करते हैं, लोन्स लो रेट पे देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब और कौन कौन लोग जो है मुद्रा बैंक से पैसा ले सकते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल बिजनेस वाले पैसा ले सकते हैं, शॉपकीपर्स इनसे पैसा ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेंडर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो बेचते हैं वो लोग पैसा ले सकते हैं, और आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, आर्टिसंस जो होते हैं वो इनसे पैसा ले सकते हैं। ये घड़े बनाने वाले, मटके बनाने वाले, कोई भी आर्टिस्ट होते हैं ना, लोकल आर्टिस्ट आपने देखे होंगे, वो लोग इनसे पैसा ले सकते हैं। कौन कौन ले सकता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ले सकती है, फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स ले सकते हैं, आर्टिसंस ले सकते हैं, एंड शॉपकीपर्स भी इनसे पैसा ले सकते हैं। 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए, वरना अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप तो पान बीड़ी गुटके में उड़ा दोगे वो पैसा, जीएफ पे खर्च कर दोगे, इसलिए 18 साल तो होना चाहिए। वो तो हम मैम वैसे भी करेंगे, तो कर लेना कोई बात नहीं, लेकिन 18 साल तो होने चाहिए। ओके, लोन अंडर द स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक लोन विल बी अवेलेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज फॉर कमर्शियल एंड बिजनेस पर्पस। देखो मैंने अभी बोला आपको, जीएफ पे पैसा उड़ाने के लिए या बीएफ पे पैसा उड़ाने के लिए नहीं मिलेगा आपको। आपको पैसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जाएगा कि आप उसको कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, कमर्शियल या बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे। आप चाहे तो उससे व्हीकल भी खरीद सकते हैं, उस व्हीकल को आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ओके, दिस लोन इज फॉर न्यू बिजनेस एंड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर। स्मॉल बिजनेस वालों को ही मिलेगा, जो बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं उनको नहीं मिलेगा, वो लोग कहीं और से पैसा अरेंज करो, उनको तो कोई भी दे देगा, उनके पास में इतने तरीके हैं। तो स्मॉल बिजनेस वालों के ओनर्स के लिए ये पैसा मिलेगा आप लोगों को, और सिर्फ आपको कमर्शियल पर्पस के लिए ही मिलेगा। ठीक है, किन किन को मिलेगा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, वेजिटेबल और फ्रूट्स वेंडर्स को, आर्टिसंस को और शॉपकीपर को ये पैसा मिल जाएगा। प्रोसीजर फॉर लोन क्या है, कैसे मिलेगा, जाके बोलेंगे हमें पैसा चाहिए मिल जाएगा, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपका आइडिया आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद में आप अपनी बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। ओके, वंस द बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइज एन आइडिया, अपना आइडिया क्या है बिजनेस का वो आइडेंटिफाई कीजिए। फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में, शिशु में है, किशोर में है, तरुण में, कितना पैसा आपको चाहिए, है ना। शिशु, किशोर और तरुण एज के हिसाब से नहीं है, जितना पैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से। शिशु में आपको 10,000 50,000 रुपये मिल रहे थे, किशोर में 5 लाख मिल रहे थे, और तरुण में 10 लाख मिलते हैं। और ये फ्री में नहीं मिलना, ये चुकाना है बाद में आपको, ये आपको एज अ लोन है गाइस। ओके, तो इसलिए कैटेगरी देखभाल के चूज करना है, ऐसे नहीं तरुण में ही ले लो अपने, तो क्या है 10 लाख तो मिल जाएंगे, उड़ाएंगे, मौज करेंगे। ये पैसा चुकाना है भैया, है ना, तो थोड़ा देखभाल के अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना। ओके, चलिए, गवर्नमेंट के माथे नहीं हो धंधा कर रहे हो तो, मोदी जी ऐसे भी नहीं है इतने भाई सबको पैसा बांट रहे हो। The beneficiary can contact the nearest public or private sector बैंक, वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। और the list of institution partnering in the मुद्रा initiative is available on the मुद्रा पोर्टल। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से आपको पैसा मिलेगा, ये मुद्रा पोर्टल आप लोग खोलोगे, वहां पे आपको दिया हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिल जाएगा। PMMY स्कीम में आपको पैसा मिलेगा। PMMY क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक स्कीम है। ओके, चलिए, यहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। एन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर दिस स्कीम विल बी अवेलेबल विद ईच ऑफ द अबो लिस्टेड इंस्टीट्यूशन। आप ये भी इंस्टीट्यूशंस के पास में जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर सब लोग आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, फिर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट्स लगाओगे आप लोग, अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ लगा देना, कुछ भी लगा देना, इनमें से वोटर ID कार्ड है आप लोगों का, है ना, उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, कोई भी चीज़ आपके पास में, आइडेंटिटी का प्रूफ लगा देना, एक आपके एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ लगा देना। उसके बाद में अपना रिसेंट अच्छा वाला फोटोग्राफ लगा देना। 6 महीने से पुराना वाला मत लगाना जिसमें तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो, वो नहीं। 6 महीने पुराना, 6 महीने पहले का ही लगाओगे, उससे ज़्यादा पुराना नहीं लगाओगे। 2 साल पहले बहुत स्मार्ट लगते थे, वो वाला मत लगाना, 6 महीने पुराना ही लगाना, है ना। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, दैट इज मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट इज दिस। ओके, एंड रिसेंट फोटोग्राफ लगाना अपना। ओके, आपकी मशीनरी क्या है, क्या क्या आइटम आपको परचेज करना है वो लगाना। कोटेशन ऑफ मशीनरी, मतलब कितने में आपकी मशीनरी आ जाएगी वो कोटेशन लगाना साथ में। कौन से सप्लायर से आप लोग लोगे, कौन सी मशीनरी ले रहे हो, उसका डिटेल, मशीनरी की प्राइस क्या है, ऐसे ही नहीं मिलेगा। ये सब बातें डिस्क्लोज करना, तुम तो पैसा कहीं और उड़ा दो तो
देन आइडेंटिटी प्रूफ, अपने बिजनेस का आइडेंटिटी और बिजनेस का जो है एड्रेस प्रूफ लगाना है आप लोगों को, और कैसी कौन सी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं वो भी आपको सारी चीजें अटैच करनी है। तो सारे इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपको लोन लेने वाला है, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मुद्रा पोर्टल पे इंस्टीट्यूशन के नाम दे रखे हैं, जैसे आपको पैसा मिल जाएगा वहां पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म आपको वो लोग देंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना और ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग साथ में लगा देना, आप लोग को आसानी से लोन मिल जाएगा। द बैंक्स आर नॉट सपोज टू टेक एनी प्रोसेसिंग फी नहीं मिलेगी, ये मोदी जी ने आराम कर रखा है। स्टार्टअप वाला ना, तुम लोग वैसे ही पैसा मांगना है तो प्रोसेसिंग फी का प्रोसेसिंग फी तुमसे नहीं लगेगी। एंड आर नॉट सपोज टू आस्क एनी कोलेटरल, ना तो प्रोसेसिंग फीस मांगेंगे तुमसे, ना ही सिक्योरिटी मांगेंगे। एंड द रीपेमेंट पीरियड इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 5 years, और 5 साल तक आपको रीपेमेंट पीरियड मिलेगा। ओके, उसके अंदर पैसा आपको चुकाना है, 2-3 साल में नहीं चुकाना, 5 साल तक का रीपेमेंट पीरियड आपको मिल जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले से किसी बैंक से पैसा लेकर के, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेके वहां पर डिफॉल्ट करके आओ ना, उनका पैसा वैसा चुका के नहीं, और अब आके मुद्रा से मांग रहे हो, तो मुद्रा वाले इतने बेवकूफ तो है नहीं भैया। पहले वहां पे उनका चुकाओ, कोई डिफॉल्ट हो तो वो क्लियर करो, या फिर कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ हो तो आपको पैसा आराम से मिल जाएगा। ओके, मुद्रा बैंक इज नॉट अ सेपरेट बैंक लाइक एसबीआई, इट इज अ गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्कीम। अभी मैंने आपको बोला मुद्रा बैंक इसको बोलते जरूर है, लेकिन ये दूसरी बैंक की तरह बैंक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई है। किस लिए चलाई है? ताकि नए बिजनेस जो है इंडिया में उनको लोन दे सके। ये सब लोन मिल जाएगा तो एक मुद्रा कार्ड भी मिल जाएगा आपको। मुद्रा कार्ड बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के जैसे होता है। आफ्टर द लोन हैज बीन सैंक्शन अंडर मुद्रा योजना, द कैंडिडेट विल गेट अ मुद्रा कार्ड, अ कार्ड लाइक अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की तरह आपको कार्ड मिल जाएगा, जिसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं? अपने बिजनेस के रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना है, आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीजें परचेज करनी है, वहां पे कार्ड स्वाइप कीजिए, मुद्रा कार्ड, आपको पैसा मिल जाएगा, वो चीज खरीद सकते हैं आप लोग। मुद्रा कार्ड विल हैव अ लिमिट ऑफ 10% ऑफ द बिजनेस लोन, जितना आपका बिजनेस लोन है उसका 10% जो आप स्वाइप कर सकते हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू ₹10,000 मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की स्वाइप कर सकते हो, ज्यादा स्वाइप करना मत, होशियार बन के। ओके, जो भी आपका बिजनेस लोन है उसका 10%, मैक्सिमम 10,000 तक जो है मुद्रा कार्ड का लिमिट होता है आपका। समझ आ गया यहाँ तक? मुद्रा लोन्स क्या होते हैं, मुद्रा बैंक क्या होती है? एक बैंक नहीं होती है, एक फाइनेंशियल स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई है स्टार्टअप्स को, स्मॉल स्केल बिजनेस को पैसा देने के लिए। यहाँ तक क्लियर गाइज? इसी के साथ हमारा स्टार्टअप का चैप्टर कंप्लीट होता है। मुद्रा बैंक्स वाला एक छोटा सा टॉपिक अलग से है, उसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्टअप्स को कैसे फंडिंग मिलती है ये हम लोगों ने देख लिया। ओके, देन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स क्या है क्या नहीं है वो भी हमने देख लिया। इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। और एक हमने बड़ा पॉइंट देखा था, सीरीज ए फंडिंग में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ओके, चलिए, और स्टार्टअप्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं वो भी ध्यान रखना है, और सेल्फ सर्टिफिकेशन आपको किन बातों का करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे, विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर। टेक केयर।